दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार उसको समझ लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, क्योंकि कल यार हमने हमारी स्टोरी को आधे पे फिनिश किया था। आज हम स्टोरी को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से जूम करता हूँ, देन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो ये लो यार, मैंने इसको थोड़ा और जूम कर लिया है। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि कल यार उसने जो वहाँ का डीएम था उन्होंने उनको एक वकील दी थी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, किसके लिए, जो कि आपकी शांति को वहाँ पे पकड़ रखा था। अब हमें बताते हैं कि एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन दी कोर्ट, कि भाई जो यहाँ पे एडवोकेट थी वो शांति से यहाँ पे कोर्ट के अंदर मिली। उसके बाद यार यहाँ पे ये बोलती है, हेयर आर माई केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन. They found rupees 10,000 in Shanti's truck and shared that this was the money she got from stealing the chain, but that is money that we have been saving up together. अब यहाँ पे ये दोनों अपनी सारी बातें यहाँ पे इस वकील को बताते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, जो मेरे मालिक हैं उन लोगों ने मेरे ऊपर यहाँ पे आरोप लगा दिया है कि मैंने उनके पैसे चुराए हैं। तभी उसका भाई बोलता है कि उनके पास हमारे 10,000 रुपये भी हैं जो कि हमने मेहनत से कमाए थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने जो चेन बेच के और अब ये यहाँ पे अपने पास रखी हैं। उसी के साथ अब आपको आगे बोलता है 3-7, तो हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है, द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसिज शिंदे गोल्ड चेन एंड प्रोसेस ऑफ मनी रुपीज़ 10,000 गोट फ्रॉम स्टीलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। तो यार यहाँ पे जो अब कोर्ट के पास सबूत क्या थे कि भाई 10,000 रुपये ये हैं और आरोप लगाया है इसके ऊपर। तभी हमें बोलते हैं, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तभी ये कहते हैं कि भाई यार मैं यहाँ पे गिल्टी नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले। द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिगेन। उसी के साथ यार अब आपको आगे बताता है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही प्रेजेंट मिसिज एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेस। अब यार यहाँ पे जो मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो शिंदे को और मिसिज शिंदे होती है और मिस्टर शिंदे दोनों को बुलाता है यहाँ पे कटघरे के अंदर बात करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे उनकी क्या बातें होती हैं। तभी कहता है, सो टेल मी मिसिज शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग, कि भाई जो मिसिज शिंदे आपकी सोने की चेन थी वो कैसे गुम हो गई। तभी वो बोलती है कि आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉयर, Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. Mr. Shinde search her trunk in the front of me, and we were shocked to find rupees 10,000 in the envelope. Shanti got this money फ्रॉम स्टीलिंग माई गोल्ड चेन। वो तभी यही बात दोबारा से रिपीट कर देती है कि देखो यार, जिस कमरे के अंदर शांति जाती थी, साफ़ सफाई करती थी, उसके अंदर किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी और ना ही कोई बाहर का इंसान वहाँ पे जाता था, और वहीं से मेरी गोल्ड की चेन जो है चोरी हुई है। साथ ही जो शांति का अगर हमने ट्रक चेक किया तो उसके अंदर से हमें 10,000 रुपये भी मिले, तो हमें ऐसा लगता है कि इसने यार हमारी चेन को बेच के वो 10,000 रुपये अपने पास रखे हैं। तभी अब आगे बोलते हैं, नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशंस विटनेस मिसिज शिंदे। अब यार उनके वकील ने तो ये बात यहाँ पे बलवा दी। तभी जो ये होती है ना आपकी, ये जो रॉय वकील थी जो कि आपकी मजिस्ट्रेट ने उनको दी थी, अब वो पूछती है, सो वट यू आर बेसिकली सेइंग इज़ दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील दी चेन, कि क्या तुम यही बात कहना चाहते हो कि तुमने अपनी आंखों से शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा। नोर डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, और ना ही तुम्हें शांति के पास कोई चेन दिखाई दी है। ऑल्सो इन द 3 years दैट शी हैज़ वर्कड फॉर यू नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस, और 3 साल से ज़्यादा इसको तुम्हारे पास काम करते हो गई हैं और इसने तुम्हारे घर के अंदर से अभी तक कुछ भी नहीं चुराया है। यू वर ऑल्सो रेगुलरली पेइंग हर रुपीज़ 1,000 एज सैलरी ईच मंथ, और तुम इसे हर महीना 1,000 सैलरी के रूप में भी देती हो, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं। हमें बता रखा है कि एडवोकेट रॉय एग्जामिन द सुशील्स एंड हिज एम्प्लॉयर्स एज डिफेंस विटनेस थ्रू देयर testimonies. He is able to show that the rupees 10,000 found in Shanti truck could well be earning of Sushil and Shanti. और इस तरीके से आगे कोर्ट की ऐसी बातें चलती हैं, लेकिन बाद में ये वकील ये बात प्रूफ कर देती है कि भाई जो शांति थी उसका भाई था, मिलके यहाँ पे 10,000 रुपये इकट्ठे कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बाकी चलो यार अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपनी कहानी को। सो अब बोलते हैं, एज द ट्रायल is nearing completion, Sushil learns that the Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son's friends are
part of this gang. Mrs. Sinde chain has been found on them. Sushil tell advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. अब यार यहाँ पे बताते हैं कि भाई तभी जो सुशील होते हैं ना, शांति का भाई, उसे इस बात का पता चलता है कि भाई जो इंस्पेक्टर था उसने एक गैंग पकड़ी है बहुत सारे जवान इंसानों की, जो कि ये कुछ चोरी वगैरह का काम करती हैं। और जो मिसिज सिंधे के नेबर में भी उनमें से कुछ लोग रहते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जो मिसिज सिंधे है उसका जो लड़का है उसमें से कुछ उसके दोस्त भी पाए गए हैं। अब मिसिज सिंधे वो है यार जिसकी चेन चोरी हुई है, यानी कि जो उसका लड़का है उसके कुछ दोस्त भी उस गैंग के अंदर पाए गए हैं। और वो यही बात यहाँ पे रॉय वकील को बता देता है। फिर वो यहाँ पे इंस्पेक्टर को भी कटघरे के अंदर बुलाती है। फिर यहाँ पे वो पूछते हैं, इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, कि क्या आप यहाँ पे कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि आपको आखिरकार क्या मिला है। ठीक है। तभी जो इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है, हेयर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसिज शिंदे एज हर्स. वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज़ हु हैड स्टोलन द चेन. दीज बॉयज़ हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन, कि भाई हमें यहाँ पे कुछ लड़के मिले हैं जो कि चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो उनके पास से हमें वो चेन भी मिली है और उन्होंने इस बात को कबूल भी कर लिया कि भाई जो चेन थी हम ही ने चुराई थी। फिर अब आगे बोलते हैं, The judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimonies of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that the Shanti is innocent and should be acquitted. कि भाई इन सभी गवाहों से यार जो जज को वो वकील बोलते हैं कि ये केस साफ हो जाता है कि भाई जो शांति है उसने कोई चोरी नहीं की है, वो बिल्कुल इनोसेंट है। तभी अब आगे देखते हैं, आगे बोलता है, शांति यू आर हेयर बाय एक्विटेड of the charge of theft. The police will hand over to you the rupees 10,000 that they had sealed. In my written judgment, I have made it a point to highlight SI Rao role in concluding such a shoddy investigations that made you spend time in jail. कि मैं यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उसको भी मतलब कि उसकी तरफ से भी आपको कहता हूँ और ये बात भी कहते हैं कि जो आपके 10,000 रुपये हैं वो आपको वापस से मिल पाएंगे, और साथ ही जो आपके साथ ऐसा व्यवहार उन लोगों ने किया इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसके लिए हम समझ जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या बात। तो अब आगे बोलते हैं, फ्रॉम द अबोव इंसिडेंट यू कैन सी दैट द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंडर लॉयर एंड द जज। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप जो 4 इंपॉर्टेंट पर्सन रोल प्ले करते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, ये सभी आप बातें यहाँ पे जान चुके हैं आपने, जो भी हमने अभी ऊपर स्टडी किया उस स्टोरी के माध्यम से। तो एक तो होता है उसके अंदर आपका जज, उसके बाद आपको पता है आता है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एक होता है जो कि डिफेंड करता है, जो मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको, यानी कि डिफेंस लॉयर, और साथ में आपको पता है कि आपकी पुलिस भी यहीं पे रोल प्ले करती है। ठीक है। तो अब यार यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर यार इसी के साथ अब आगे बोलता है, यू हैव सीन द रोल ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबोव केस, नाउ लेट अस सी एंड ट्राई अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब हम इसके बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं, तो चलो थोड़ा अब आगे चलते हैं और कुछ बातों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि हमें कहते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, कि भाई किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते टाइम पुलिस का क्या रोल रहता है। ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। अब कहते हैं, वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम. An investigation includes the recording statement of witness and collecting different kind of evidence. On basis of the investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence point to the guilty of the accused persons, then they file a charge sheet in the court. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई पुलिस बहुत सारे काम करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो यहाँ पे विटनेस होता है उससे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है ताकि वो कोई बात को जान पाए, और साथ ही यार बहुत सारे एविडेंस जो कि आपके सबूत होते हैं उनको खोजने की कोशिश करती है। अगर जो आपकी पुलिस को यहाँ पे उनके पास मतलब स्टेटमेंट मिलती है और फिर जो सबूत मिलती है उनके बेस पे लगता है कि भाई सही में इसी ने क्राइम किया है, तो पुलिस फिर आपकी कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करती है, जो कि हमने अभी पीछे स्टोरी के अंदर देखा। ठीक है। फिर बोलते हैं, as stated at the beginning of this chapter, it is not possible the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. कि भाई ये बात तो हम पहले भी हमारी स्टोरी के अंदर देख चुकी हैं और समझ चुके हैं कि भाई जो पुलिस होती है उसका ये काम नहीं होता कि भाई ये पर्सन अपराधी है या नहीं है, इस बात को ठहराना। ये काम किसका है? आपकी कोर्ट का है। फिर बोलते हैं, दैट इज़ फॉर द जज
टू डिसाइड, और ये डिसाइड करता है आपका जज। फिर बोलता है यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड, दिस इंक्लूड द पुलिस, देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई हम यूनिट 2 के अंदर इस बात को पहले स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो आपकी पुलिस होती है उसको भी इसको फॉलो करना पड़ता है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी की भी यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स होती हैं उनको हैम्पर नहीं कर सकती। अब ह्यूमन राइट्स आप सभी को पता होगा, मैंने पहले आप सभी को इनके बारे में बता रखा है, जो कि आपकी फंडामेंटल राइट्स थी, ठीक है। फिर बोलते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट। अब यहाँ पे बताता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पे पुलिस को दे रखे हैं जो उनको फॉलो करनी होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कि भाई पुलिस के पास ऐसी कोई भी परमिशन नहीं देता कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसी को भी यहाँ पे टॉर्चर कर सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं और किसी को भी यहाँ पे गोली वगैरह मार सकते हैं। तो ये परमिशन आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, जबकि उनको मना करता है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पैटी ऑफेंसेस, कि भाई यहाँ पे वो किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं दे सकते, या फिर उसने कितना ही यहाँ पे बुरे से बुरा क्राइम किया हो, ये डिसाइड करेगा आपका जज कि उसको आखिर क्या पनिशमेंट देनी है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्ट पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई ये कुछ राइट्स हैं जो अगर किसी पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास होती हैं, जिनको उसको ध्यान में रखना चाहिए। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, कि भाई जब भी पुलिस उसको पकड़ने आए तो यार उसके पास अधिकार है और पुलिस को उसको बताना है कि भाई हम आपको किस जुर्म के मतलब कि या फिर मतलब कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाया है, हम आपको क्यों पकड़ के यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पुलिस का यहाँ बताना आपको अधिकार बनता है। फिर सेकंड बात आती है आपकी राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, यानी कि आपके यहाँ पे अरेस्ट हो जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी और अरेस्ट के दौरान आपको यहाँ पे बुरी तरीके से या फिर टॉर्चर तरीके से वो लोग यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, कि भाई वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर आप जो भी यहाँ पे कन्फेशन बनाओगे या फिर पुलिस आपसे जो भी बातें मनवाएगी उनको यहाँ पे सबूत के तौर पे कोर्ट के अंदर नहीं माना जाएगा। अब बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। अभी हमें बताते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे की उम्र 15 साल से कम है और किसी औरत है तो उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बुलाया जा सकता, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर कोई ज़रूरी बात है या कुछ ऐसा सीन है तब उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है। उसी के साथ यार अब आप ये पिक्चर देखो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक देयर इज़ अ रूल दैट द कन्फेशन मेड ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, कि भाई आपने जो अभी पीछे फंडामेंटल राइट्स पढ़ी कि भाई जो भी यहाँ पे कन्फेशन यानी कि कोई भी बात आपसे मनवाई जाएगी पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस के द्वारा, तो उस बात को कोर्ट के अंदर एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो ये बात आपने अभी अभी पीछे स्टडी की। तो यहाँ पे बताता है कि क्या आपको लगता है कि इस लॉ का कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान है, या फिर क्या कुछ आपको जो भी बातें लगती हैं फटाफट से कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन के ऊपर आप सोचो एक बार, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। बाकी चलो यार अब आगे देख। फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड द अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। दीज आर नोन एज द DK बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपके जो अरेस्ट किए गए हो उसके दौरान क्या पुलिस आपसे सवाल पूछ सकती है, किस तरीके से आपको ट्रीट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अब आपने अपनी फंडामेंटल राइट्स को तो जान लिया, लेकिन कोर्ट ने आपकी पुलिस को क्या क्या परमिशंस दी हैं एक बार चलो उनको भी जान लेते हैं। इनको हम बोलते हैं DK बासु गाइडलाइंस, ठीक है, अब इस वर्ड को भी याद रखना। अब यहाँ पे सबसे पहली राइट आपको बताता है, कहते हैं द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशंस एंड नेम
टैग्स विद देयर डेजिग्नेशंस, कि भाई जो भी पर्सन यहाँ पे किसी से सवाल पूछता है, कुछ भी करता है, तो उसको अपनी ड्रेस में, प्रॉपर ड्रेस में होना ज़रूरी है, साथ में उसका जो नेम प्लेट होती है, जो भी होती है, जो उसकी डेजिग्नेशन होती है, वो सभी के अंदर उसको होना ज़रूरी है। फिर बताता है अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, कि भाई जब भी उसको अरेस्ट किया जाएगा किसी पर्सन को, तो उसी टाइम पे उसका मेमो बनाया जाएगा कि भाई किस टाइम पे इस पर्सन को अरेस्ट किया है और यहाँ पे कितना टाइम इसको हो चुका है अरेस्ट हुए हुए। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय एट लीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर ऑफ पर्सन अरेस्टेड। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई सबूत के तौर पे अब जिस परिवार के आप बंदे को अरेस्ट करके लाए हो, उसी परिवार के किसी बंदे का उसके ऊपर साइन होना चाहिए, साथ में जिसको अरेस्ट किया उसका साइन होना चाहिए कि भाई हमने इस टाइम पे इस पर्सन को अरेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अब आगे आप सभी को बताते हैं द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर, कि भाई यहाँ पे जिस पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, या फिर जिससे पर्सन पूछे जा रहे हैं, फिर जिससे पूछताछ हो रही है, उसके पास राइट है कि भाई वो अपने जो रिश्तेदार हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, जो भी उसके जानने वाले हैं, उनको वो इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को पकड़ लिया गया, तो आप कुछ कीजिए। उसके बाद व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लाइव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस और ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट, कि भाई अगर मानो किसी का यहाँ पे कोई रिश्तेदार बहुत दूर की स्टेट में रहता है, कहीं बहुत बाहर रहता है, दूर रहता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उसको यहाँ पे इन्फॉर्म करना है कि भाई हमने इसको ऐसे ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है। उसके बाद बताता है नाउ लेट अस रिटर्न द स्टोरी ऑफ शांति। तो चलो यार अब दोबारा से हम शांति की कहानी के ऊपर लौटते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहते हैं एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और अब आप आंसर करना इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की, ठीक है। When Shanti was arrested for theft, S.I. Rao also kept her brother Sushil in the police lockup for 2 days. Was it legal for the police to detain him? Does it violate the D.K. Basu guidelines? अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपका S.I. राव था, आपको पता है कि भाई यहाँ पे कौन से इंस्पेक्टर की हम बात, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर की, जिसने शांति को पकड़ के लेके गया था। तो जब उसका भाई आता है अपनी बहन के लिए कहने कि भैया मेरी बहन को आज़ाद कर दो, मतलब छोड़ दो, उसने ऐसा कोई जुर्म यहाँ पे नहीं किया है, तब यार जो उसका भाई सुशील होता है उसको भी वो लॉकअप के अंदर डाल देता है और 2 दिन तक डाल के रखता है। ये बात आपने स्टोरी के अंदर देखी थी। तो क्या यार ये यहाँ पे आपकी जो डीके बासु गाइडलाइंस हैं उनको वॉयलेट नहीं करता? क्या करता है या नहीं करता है, वो आप सोचो और मेरे को कमेंट करके पक्का बताओ, ठीक है। देखते हैं आपका माइंड कैसे ग्रोथ करता है। फिर यहाँ पे उसी के साथ 1 मिनट कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे बी आता है और यहाँ पे बोलता है कि डिड S.I. राव डू इनफ टू क्वेश्चन witness and compile evidence before arresting Shanti and filing a case against her in keeping with the duties of the police as stated above? What else do you think S.I. Rao could have done as a part of his investigation? हमें बताते हैं कि भाई क्या S.I. राव ने यहाँ पे एक अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की केस की या फिर नहीं की, या उसने सभी सबूतों को अच्छे से इकट्ठा किया या फिर नहीं किया, या फिर जो उसको मिल गया उसने ठीक समझा और वहाँ पे सीधा वो अपना आ गया। आपको क्या कुछ ऐसा लगता है कि जो भाई S.I. राव ने नहीं किया उसको करना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के दौरान? अब तो आप D.K. बासु गाइडलाइंस को जान चुके हो ना, तो अब तो यार आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट से कमेंट करो, इसके बारे में सोचो, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड में आप सभी को बोलता है Now let us take a slightly different scenario. Shanti and her brother Sushil go to the police station to complain that Mr. Shinde, 20-year-old son, had stolen rupees 15,000 that they had begun saving up. Do you think that the officer in charge of the police station will promptly logged an FIR? List a few factors that in your opinion may influence the decision of the police to register or not register an FIR. इन FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को ये बात बताते हैं कि भाई जो आपका ये केस था, चलो यार हम इसको बदल के देखते हैं। बदलेंगे कैसे कि भाई मानो यार जो यहाँ पे सुशील और शांति थी, दोनों ने 10,000 की जगह आपके 15,000 रुपये बचा रखे थे अपने ट्रक के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मिस्टर शिंदे होता है, यानी कि उसका मकान मतलब कि जो उसका बॉस था, वो उसका लड़का है ना, वो इसके पैसे चुरा लेता है। पैसे चुराने के बाद जो ये आपकी मतलब कि इसका नाम था
शांति और इसका भाई सुशील दोनों यहाँ पे जाते हैं आपकी पुलिस स्टेशन के अंदर एसआई राव के पास कंप्लेंट लिखाने के लिए। तो क्या वो आपको लगता है कि इनकी एफआईआर को लिखेगा या फिर नहीं लिखेगा? एफआईआर का मतलब होता है आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको लिखेगा या फिर नहीं लिखेगा, उसके मन में क्या कुछ बातें आएंगी, आपको इस सीन के बारे में क्या लगता है और आप क्या सोचते हो? तो एक बार उस तरीके से केस को आप सोच के देखो और हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर आपको कमेंट करना अच्छा नहीं लगता तो आप हमको हमारे पास इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, मैंने आपको एफबी का लिंक भी नीचे दे रखा है और साथ में ट्विटर का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे आपको जो भी ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं, ओके। तो बाकी अब हम आगे देखते हैं। सो कहते हैं इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशंस इनटू अ क्राइम। कि भाई जैसे ही आपकी एफआईआर लिखी जाती है उसी के साथ आपकी जो पुलिस है वो अपनी तफ्तीश यानी कि इन्वेस्टिगेशन जारी करती है। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person give information about a cognizable offense। कि भाई यहाँ पे हमारा जो कोर्ट है वो कहता है कि भाई यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही कोई पर्सन वहाँ पे आता है किसी क्राइम के बारे में बताता है तो सबसे पहले एफआईआर को लिखना। चलो यार अब आगे बताते हैं। सो अब बोलता है दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस either orally or in writing. The FIR usually mention the date, time and the place of the offense, detail the basic facts of the offense including a descriptions of the event. It if known the identity of the accused person and witness is also mentioned. The FIR also states that the name, address of the complainant. There is a prescribed form in which the police register an FIR। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई देखो आपकी जो एफआईआर होती है वो यार अगर कोई भी पर्सन किसी भी क्राइम के बारे में बताता है वो ओरली भी हो सकता है या फिर लिखित में भी हो सकता है। तभी आपकी एफआईआर लिखी जाती है और हमें बताता है कि एफआईआर के अंदर ये सारी बातें लिखी होती हैं कि भाई जिस पर्सन ने आरोप लगाया है उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, जिसके ऊपर लगाया गया है उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे होनी चाहिए। अगर उसकी आइडेंटिटी नहीं भी होती है तो यार मतलब कि बहुत बार क्रिमिनल का बारे में नहीं पता होता तो लेकिन तभी भी वो लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद यार आप सभी को यहाँ पे आके बताते हैं कि भाई उसके अंदर वहाँ पे जिस पर्सन ने मतलब कि बताया है क्राइम के बारे में तो उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे यहाँ पे कंप्लेंट को साइन कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे बताते हैं आगे आप सभी को इट इज़ साइंड बाय द कंप्लेंट दैट द कंप्लेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ एन एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। और यहाँ पे यार जो आपका जिसने कंप्लेंट की है क्राइम के बारे में उसकी ये लीगल राइट होती है कि वो पुलिस के पास से एफआईआर की कॉपी ले सकता है। और साथ ही यहाँ पे आगे आप सभी को पीछे एक बात और बताई गई थी तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि भाई जो ये आपकी एफआईआर लिखी जाती है इसके ऊपर आपका डेट और टाइम भी मेंशन किया जाता है कि भाई इस टाइम के करीब ही आपका क्राइम हुआ होगा और इस टाइम पे आके एफआईआर लिखवाई गई है, ठीक है। यार अब पार्ट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, कल वाले क्वेश्चन को हम कल वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। तो आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना प्लस में बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी यार नॉलेज मिल पाए, ठीक है। और आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं वरना नहीं भी करना कोई बात नहीं है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।